नमस्ते 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 दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये 10th का चैप्टर बुलेट ट्रेन के स्पीड से ज्यादा फास्ट समझ लेना है। ये एक कहानी की तरह होगा जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। बाकी इसके फैक्ट्स और फिगर एमसीक्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर से समझ सकते हो, लेकिन हमें सबसे पहले जरूरी है कि कंसेप्ट समझ जाए चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें आज क्या क्या देखना है, तो देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है भाई। उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखना है कि कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज है अलग अलग। और बाकी 2 पॉइंट्स है पोल्यूशन रिलेटेड, इंडस्ट्री से पोल्यूशन कैसे होता है और उसे कंट्रोल कैसा किया जाए ये बताया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, तो नॉर्मली आपने वो डायलॉग सुना होगा, यहाँ से आलू जाएगा वहाँ से सोना निकलेगा। अब ये मोदी जी का डायलॉग था, राहुल गांधी ने उसे बताया था, आज तक ने उसे क्रॉस चेक किया था। और ये आलू सोने का मामला क्या है, तो एक तरफ से मशीन में आलू जाएंगे, दूसरी तरफ से पोटैटो चिप्स निकलेंगे, या फिर एक तरफ से मशीन में सोना जाएगा और दूसरी तरफ से प्योर सोना निकलेगा। यह हुई मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ऐसा माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे इकोनॉमी का बैकबोन होता है। अब इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है तो कुछ तो रीजन होंगे, तो ऑब्वियसली रीजन है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आता है। साथ ही हमारे एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग भरे पड़े हैं और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर उनको सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिल जाए तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, हाथ में पैसे आए तो क्या भाई, मजे हो जाएंगे, पॉवर्टी कम हो जाएगी, कंट्री डेवलप करने को लगेगी, लोग डेवलप करने लगेंगे। साथ ही हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अब ज्यादा हो गई है, इस वजह से हमें 100 चीजों की जरूरत है, लेकिन 1 लाख चीजें तैयार होती है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें है वो दूसरे देशों को भेजी जाती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे लोग और माला माल होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है कि भाई इस पे प्रोसेस करो, कुछ अच्छी चीजें बनाओ, और बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, वो एग्रीकल्चर को इनोवेटिव टूल्स देता है, नई नई चीजें देता है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके, जैसे इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप, मशीन्स और बहुत कुछ। तो समझे भाई साहब ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। अब हमारा अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हजारों इंडस्ट्रीज है इंडिया में, सबका क्लासिफिकेशन हुआ है। चलो देखते हैं वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है। पहला आता है रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से आया है तो एग्रो बेस्ड मतलब कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर और बहुत कुछ। और अगर रॉ मटेरियल मिनरल्स का है मतलब आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, तो ये हुई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगला बेसिस है मेन रोल। अब अगर कोई इंडस्ट्री की इंडस्ट्री है या बेसिक इंडस्ट्री है और वहाँ का रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर होता है वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल करके कुछ चीजें तैयार की जाती है, तो वो हुई बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन, कॉपर, ये चीजें हैं जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है और बाकी उससे टूल्स तैयार होते हैं। और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्रीज है शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, ये चीजें है कि एक इंडस्ट्री में तैयार होती है, मैन्युफैक्चर होती है और कंज्यूमर के पास जाती है यूज करने के लिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब भाई कितना पैसा डाला इंडस्ट्री में, कितना इन्वेस्टमेंट है। इससे इंडस्ट्री के टाइप्स पड़ते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ओनरशिप के हिसाब से भी पार्ट्स पड़ते हैं। पहली है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, बाद में प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, और एक है कोऑपरेटिव। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की कंपनी जैसे भेल, सेल, गेल, ये। फिर आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, अदानी, अंबानी, इनकी जो कंपनीज है वो प्राइवेट है। और आता है बाद में जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में कुछ शेयर गवर्नमेंट के यानी पब्लिक के होते हैं और कुछ शेयर होते हैं प्राइवेट लोगों के, और दोनों साथ साथ ये कंपनी चलाते हैं। और कोऑपरेटिव्स का तो आपको पता होगा, सभी लोग साथ इकट्ठा मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक इंडस्ट्री चलाते हैं, ये हुआ कोऑपरेटिव। एक और क्लासिफिकेशन है हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट वेट इंडस्ट्रीज। अब हेवी इंडस्ट्रीज मतलब आयरन ओर या फिर स्टील की इंडस्ट्रीज, और लाइट वेट मतलब कपड़े या फिर छोटे छोटे गुड्स तैयार किए जाते हैं, वो ही लाइट वेट इंडस्ट्रीज। यह रॉ मटेरियल के हिसाब से होता है। अब इतना बड़ा क्लासिफिकेशन देख लिया, इसके कुछ एग्जांपल डीप में देखने होंगे ना, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रोबेस इंडस्ट्रीज से। इसमें आपको तो पता है कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये बहुत चीजें आती है। हम शुरुआत करते हैं टेक्सटाइल से। अब सबसे बड़े इंडस्ट्री से शुरुआत करनी चाहिए ना भाई, क्योंकि इस इंडस्ट्री का जीडीपी में हिस्सा है 4%, जो की बहुत बड़ी चीज है। एक सिंगल इंडस्ट्री इतना बड़ा जीडीपी का हिस्सा ओन कर रही है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, बेसिकली इंडिया इस इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट है, मतलब बेसिकली इंडिया को इस मैन्युफैक्चरिंग में किसी देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपना प्रोडक्शन खुद कर लेते हैं। और ये इंडस्ट्री भारत में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे इंडिया में कॉटन टेक्नोलॉजी अभी अभी नहीं आई है। हड़प्पा टाइम से हम कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में पावर लूम आए, मतलब पहले लोग हाथ से कॉटन का कपड़ा तैयार करते थे, अब पावर लूम की वजह से वो फास्ट होने लगा और उसकी कीमत भी कम हो गई। और इस वजह से जो ट्रेडिशनल भारत के कारीगर थे जो हाथ से कपड़ा तैयार करते थे, उनकी कीमत ज्यादा होती थी, इसीलिए वो बेकार हो गए। भारत की बात करें तो 1854 में पहली बार मुंबई में टेक्सटाइल मिल शुरू
हुई। शुरुआत में टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र और गुजरात में थी। उसके कुछ रीजन है। ये इंडस्ट्री जहाँ पे थी वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी थी, मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा होता था। बाद में वहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज थी, इसलिए मार्केट भी अच्छा था। वही तैयार करो, वही बेच दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीप लेबर मिलता था और रॉ मटेरियल मतलब कॉटन आसपास में तैयार होता था। और इन दोनों स्टेट्स की एक खासियत थी, आसपास में समुद्र होने के कारण यहाँ पे क्लाइमेट मॉइस्ट होता था, जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली इस इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, स्पिनिंग और वेविंग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इस इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट किया, तो स्पिनिंग ये महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेट रही, जहाँ पे रॉ मटेरियल था, चीप लेबर था। लेकिन वेविंग के स्किल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग थे। हर जगह पे वेविंग की यूनिकनेस थी, इसीलिए वेविंग इंडस्ट्री पूरे इंडिया में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इंडिया के लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के लोगों को ब्रांड चाहिए, क्वालिटी नहीं। और बाहर के देश क्या करते हैं, हमारे इस मेंटेलिटी का फायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ से 100 रुपए में कपड़ा ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाके उस पे थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, उस पे छाप देते हैं लिवीज, नाइकी, पूमा, पीटर इंग्लैंड, और फिर हमारे यहाँ पे आके वो कपड़ा 1000 में 1 लाख में बेचते हैं। और हम तो बुद्धू है, हमें क्या है, ब्रांड दिखा ले लिया, लेकिन क्वालिटी नहीं देखते कि इंडिया के लोकल कॉटन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, जिसके लिए हमें शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे दुकान से ले सकते हैं। अब इस इंडस्ट्री में सब चंगा चल रहा है ऐसा भी नहीं है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, कभी भी बिजली चली जाती है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हमारा जुगाड़ तो आपको पता है, पुरानी मशीन, आउटडेटेड मशीन यूज करते हैं, फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन ही नहीं होता। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन स्किल लेबर्स की कमी भी है, उसका कुछ करना चाहिए। और साथ में अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और सिंथेटिक फाइबर ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री को तगड़ा कंपटीशन मिला है। हमारा अगला टॉपिक है जूट टेक्सटाइल्स। अब ये जूट क्या होता है, ये भी कपड़ा ही है, बस ये ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है। आपने गोनी देखी होगी गेहूं की या बाकी चीजों की, वो जूट से ही बनती है। इंडिया लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है। भारत की पहली जूट मिल कोलकाता के पास 1859 में रिश्ता यहाँ पे शुरू हुई थी, और अभी भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल और हुगली रिवर के पास ही है। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि इसी एरिया में ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, और यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है। इस वजह से इनके पैसे बच जाते हैं, रॉ मटेरियल लाना हो या फिर तैयार प्रोडक्ट कई दूर भेजना हो। साथ ही इस इंडस्ट्री को बहुत सारा पानी लगता है, वो रिवर से मिल जाता है। चीप लेबर लगता है, वो मिलता है वेस्ट बंगाल या फिर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से। वो लोग दौड़े चले आते हैं, इसीलिए ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। और रही मार्केट की बात, तो वेस्ट बंगाल या फिर कोलकाता ये बहुत बड़ा मार्केट है जूट के लिए, वहाँ से वो पूरे इंडिया में और दुनिया में भेजा जाता है। इस इंडस्ट्री का एक ही प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरे देश जैसे ब्राजील, बांग्लादेश, ये भी इस मार्केट में कूद रहे हैं, और इसीलिए इस मार्केट का कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए हमें अच्छा प्रोडक्शन करना जरूरी है। अगली है शुगर इंडस्ट्रीज। हमारा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन हम खाते इतना है शुगर कि वो बैलेंस हो जाता है। शुरुआत में शुगर इंडस्ट्रीज नॉर्थ में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, तो ये इंडस्ट्रीज साउथ में और वेस्टर्न एरिया में आती गई। जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सी इंडस्ट्रीज शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ के शुगर का सुक्रोज लेवल ज्यादा है, मतलब एक ही गन्ने से ज्यादा शुगर तैयार होती है। यहाँ पे क्लाइमेट कूलर है, इस वजह से शुगर के प्रोसेसिंग को ज्यादा टाइम मिलता है। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुई है, जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है किसानों को। अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें सभी आते हैं, कॉपर, जिंक, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, सभी चीजें। पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। अब बुर्ज खलीफा ले लो या फिर अपने घर की दरवाजे की कुंडी, हर जगह पे आयरन और स्टील इस्तेमाल हुआ ही है। स्टील इंडस्ट्री का बॉस कौन है, तो चाइना। वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और वो लोग ज्यादा यूज भी कर लेते हैं, इसीलिए तो इतने डेवलप कर रहे हैं भाई फास्ट। भारत में ये इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहीं पे रॉ मटेरियल मिलता है और वो एरिया झारखंड, बिहार के आसपास है, इसीलिए लेबर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है यार। हर बार की तरह पहला प्रॉब्लम है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, कहाँ से होगा प्रोडक्शन। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और जो लेबर्स है वो स्किल वर्कर्स नहीं है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी उनकी कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। हाँ, पिछले कुछ सालों में एफडीआई की वजह से इसे बूस्ट मिला है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन उतना नहीं जितना हमें चाहिए। चीन चाइना से कम्पीट करना है ना भाई। अगला पॉइंट है एल्यूमिनियम। अब ये आयरन तो बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम है। इसका करोजन होने लगता है और खराब होने लगता है, लेकिन एल्यूमिनियम का ऐसा नहीं है। ये अश्वत्थामा है, ये आसानी से खराब नहीं होता। इस वजह से बहुत सी चीजों में अभी अभी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे एरोप्लेन्स, एल्यूमिनियम फॉइल, कैन कौन सी भी हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हो। अलग अलग टूल्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। ये एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट के साथ मिलता है, इसलिए पहले बॉक्साइट और एल्यूमिनियम को अलग करना पड़ता है, फिर उसका इस्तेमाल होता है। अब इस एल्यूमिनियम ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। ये स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इन चीजों को, इन इंडस्ट्रीज को
रिप्लेस कर रहा है और हर जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली इसके इंडस्ट्रीज ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। अगला है केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि फ्यूचर है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये इंडस्ट्रीज भारत के जीडीपी का 3% ओन करती है, मतलब बहुत बड़ी और पावरफुल इंडस्ट्री है। इसकी बहुत सी कैटेगरीज है, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक में आते हैं पेट्रोकेमिकल्स यानी प्लास्टिक, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर और बहुत कुछ। और इनऑर्गेनिक में आते हैं अडेसिव, पेंट्स, डिटर्जेंट पाउडर, पेपर, इनको बनाने के केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा और बहुत कुछ। अगली इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर्स। अब इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है भाई, फर्टिलाइजर्स तो लगेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाना है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किए भाई हमने, कोई लिमिट ही नहीं थी। भारत में ज्यादातर कौन से फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं? नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फॉस्फेट। साथ ही नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेश भी बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स का। कैन यू इमेजिन? अगली इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। अब आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं भी देख लो, सीमेंट ही सीमेंट है। सीमेंट के जंगल तैयार हो गए हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, 100 माले की। कैसे तैयार हुई? सीमेंट की वजह से। इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? तो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम। इसके ज्यादातर प्लांट तो गुजरात में है। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग भी गुजराती होते हैं, ऐसा मैंने देखा है भाई। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। लेकिन सीमेंट की पहली इंडस्ट्री शुरू हुई थी चेन्नई में 1904 में, और ये इंडस्ट्री बहुत तगड़ा प्रोडक्शन कर रही है। हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा चल रहा है कि हम खुद तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग हैं। अब ऑफिस को जाना हो या लड़की के पीछे घूमना हो, बाइक चाहिए, कार चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। और इसीलिए पिछले 15 सालों में ये सेक्टर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ा है। साथ ही इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज आई, बाहर के दूसरे परदेशी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, नई टेक्नोलॉजीज लाई। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेनॉल व्हीकल, बहुत अलग अलग व्हीकल्स आ रही है। इसीलिए ये सेक्टर आगे ग्रो होता रहेगा और इंडिया इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन सकता है। अब इंडिया जिस सेक्टर में सबसे बड़े ग्रोथ कर रहा है और हर कोई इस सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो है आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें टेलीकॉम्स आते हैं, मोबाइल्स आते हैं, मोबाइल टावर आते हैं, लैपटॉप का प्रोडक्शन, लैपटॉप को या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जो एसेसरीज लगती है उनका प्रोडक्शन इस सेक्टर में होता है। इसीलिए अभी के समय में इस सेक्टर में बूम चल रहा है और लोग बहुत पैसे छाप रहे हैं भाई। बेंगलुरु में ट्रैफिक के बाद सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? तो आईटी सेक्टर। उसके बाद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बतूर, इस सिटीज में भी ये सेक्टर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। लोगों को जॉब मिलती रहेगी और इंडिया की गरीबी थोड़ी कम होगी यार। इस सेक्टर में बहुत से बच्चे फॉरेन कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या बढ़िया चल रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो रही है, उस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। अब हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है और ये पोल्यूशन बढ़ता गया तो अर्थ जीने लायक नहीं रहेगी। तो फिर क्या करना है उस ग्रोथ और डेवलपमेंट का, अगर सांस ही ना ले पाए? इसीलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है और उस पर क्या सोल्यूशंस है वो देखना जरूरी है। पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो इस इंडस्ट्रीज से अलग अलग पोल्यूशन होते हैं और मेजर पोल्यूशन तो आपको पता ही होंगे, आपके आंखों के सामने होते होंगे ये पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। एयर पोल्यूशन क्या है कि जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस बढ़ने लगते हैं और स्मोक बढ़ता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब दिल्ली और मुंबई में तो ये हर बार होता है, हर बार की दिक्कत है, वहाँ पे लोगों को एयर फिल्टर लगाने पड़ते हैं, इतनी बुरी चीज है एयर पोल्यूशन। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक ही सिटीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट हो गई है, अच्छा प्लानिंग नहीं हुआ इंडस्ट्रीज का, इसीलिए एक ही जगह पे वो धुआं छोड़ते रहते हैं और सिटी को बर्बाद कर देते हैं। फिर वो कौन सी भी इंडस्ट्री हो, पेपर फैक्ट्री हो, आयरन इंडस्ट्री हो, फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये चीजें तो होती है और इसका हर लिविंग बीइंग पे बुरा इफेक्ट पड़ता है भाई। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, आपने देखा होगा कि बहुत से इंडस्ट्रीज में पानी लगता है, वाटर के बिना उनका काम नहीं होता, लेकिन पूरा वाटर वो यूज नहीं करते, कुछ प्रोसेसिंग होती है और बाकी फेंक देते हैं। वो वाटर इतना पोल्यूटेड होता है, आप एक बार गंगा, यमुना, इन नदियों को देखो यार, और भारत की बहुत सी नदियां ऐसे ही हो गई है, उसमें बहुत सारा झाग होता है और वो केमिकल होता है। मतलब जिन नदियों से हमें पीने को पानी मिलता है उसमें ये इंडस्ट्रीज बेछूट पोल्यूशन करती है और उसे भोगना हमें पड़ता है। अब है नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन हर जगह है, बाइक के हॉर्न से लेके इंडस्ट्री के मशीन तक नॉइज पोल्यूशन हर जगह होता ही रहता है। अब बाइक का हॉर्न आपके कान के पास 1 मिनट बजाया जाए ना तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये सिंपल चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब होने तक नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती है। अब प्रॉब्लम्स तो देख ली, कुछ सोल्यूशन भी चाहिए ना भाई। चलो सोल्यूशंस देखते हैं। पहला सोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन होता है,
तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पे रोक लगानी चाहिए। कैसे? कम से कम पानी का इस्तेमाल करके, या फिर जो पानी पहले आपने इस्तेमाल किया है उस पे प्रोसेस करके फिर से उसे इस्तेमाल करें। इससे फ्रेश वाटर की बचत होगी। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। इससे ज्यादा लोड नहीं आएगा फ्रेश वाटर पे। ये इंडस्ट्रीज बहुत सा पोल्यूटेड वाटर सीधा नदी नाले में छोड़ देती है। उस पे कुछ प्रोसीजर करनी चाहिए, उससे केमिकल निकाल के फिर उसे फ्रेश वाटर में छोड़ना चाहिए। दूसरा है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का सीन सीधा है। जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है उसने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कम से कम पोल्यूटेड एयर हवा में छोड़नी चाहिए। साथ ही उस एयर पे प्रोसेसिंग करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए। और जिस इंडस्ट्रीज में कोयला इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, वो कोयलों को गैस से रिप्लेस करना चाहिए, यानी पोल्यूशन कम होगा। अब नॉइज पोल्यूशन पे क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन है कि जो मशीनरीज आउटडेटेड हो गई है, ज्यादा आवाज करती है, उसे रिप्लेस करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी से, जो कि और ज्यादा इफिशिएंट है और आवाज भी कम करती है। और ये जनरेटर्स है ना, बहुत आवाज करते हैं, इनको साइलेंसर लगाना जरूरी है, ये इंडस्ट्री में हो या फिर लोकल एरियाज में। इस तरह हमने फास्ट रिवीजन करके ये लेक्चर खत्म कर लिया है। और डिटेल में पढ़ना है, फैक्ट्स फिगर याद रखनी है तो MCQ और टॉप क्वेश्चन का लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू।